नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथ ही मौजूद हैं अशर यासिर। तो अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो बात करते हैं इस वक्त, जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव का दौर जारी है। जैसा कि जो विधानसभा चुनाव के दौर से पहले जो रैलियां हुई थी, जो जनता से वादे किए गए थे, नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे, अब जनता का वक्त है कि जनता किसे चुनकर लेकर आना चाहती है और किसके वादों पर उनको भरोसा हुआ है, ये तो 23 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में बात करें 9 बजे तक 6% मतदान हुआ है। वहीं पर झारखंड की बात करें तो झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12% ही मतदान हुआ। और इसके बाद बता दें कि क्योंकि सुबह का वक्त था और वहां पर ठंडी का टाइम भी चल रहा है। झारखंड की बात करें तो इस वक्त लोग जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, ढलता जा रहा है, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मतदान करने पहुंच रहे हैं और लोग काफ़ी उत्साहित भी हैं कि वो अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, जिस तरह आपने बोला कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहा है, दोनों जगहों पे भारी संख्या में लोग वोट देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन परसेंटेज जो है वो आपने जो अभी बोला कि 9 बजे तक जो हुआ था, इस वक्त बताया जा रहा है कि 15 पॉइंट समथिंग अभी वोटिंग हुई है जी। और ये जो वोट था ये मतलब जो वहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा था कि 18 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन अभी तक जो अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है 11 बजे तक की, उसमें आ रहा है 15.78% वोटिंग हुई है। और वहाँ के जो वो हैं सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने भी जनता से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में घर से बाहर निकलें और वोटिंग करें। साथ ही वहीं 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। इन 15 सीटों में से 13 सीटें ऐसी हैं जो कि जो पहले एमएलए थे अब वो एमपी बन गए हैं, इसके बाद वो सीटें खाली हुई थी। वहीं 15 सीटों में 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है। उत्तराखंड में 1 सीट है, पंजाब में 4 सीटें, केरला के 1 सीट में भी वोटिंग हो रही है। तो आज हर जगह वोटिंग हो रही है और इन सब जगहों के वोटिंग के रिजल्ट क्या बोलते 23 तारीख को ही आएंगे। अब 23 तारीख का आज जितने भी क्या बोलते कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए आज जो परीक्षा है उसका रिजल्ट 23 तारीख को आना है। तो 23 तारीख को लेकर के अब सबके दिल में कहीं ना कहीं एक धड़कन तेज़ हो जाती है। और फिर आज शाम में जो एग्जिट पोल्स आने शुरू होंगे उसके बाद भी बहुत सारी तस्वीरें सामने हो सकती हैं। लेकिन हमने जिस तरह पिछली बार देखा था कि जब जम्मू और हरियाणा में इलेक्शन हुए थे तो जो एग्जिट पोल आए थे उसमें रिदा ये वहाँ पे जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट दिखाई जा रही थी हरियाणा में, लेकिन जब रिजल्ट आया तो वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो अब ये भी है कि एग्जिट पोल पे भी उतना नहीं किया जा सकता भरोसा, लेकिन एक कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए या कुछ देर कुछ उसके लिए लोग जो हैं एक वो कर देते हैं कि हाँ इस तरह की चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो जिस तरह से आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग में कई जगहों पे कई चीज़ों की परेशानियों की भी खबरें आ रही हैं। कहीं पे किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है या कहीं पे कुछ और समस्याएं पैदा हो रही हैं, ईवीएम बंद हो जा रही है, ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि एक 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, तो जब इस तरह के 2 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं और जिस तरह से झारखंड में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन हमारे यहाँ कारगर साबित होगा? जी, आपने एक बात की कि एग्जिट पोल के जो नतीजे होते हैं उसके आधार पर बताया जाता है कि आने वाली सरकार इसकी है, लेकिन ये जो है यासिर जनता का रिव्यू होता है जी। क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं, जैसा कि जो हरियाणा में हुआ था, जिस तरह से रिजल्ट आए थे उससे पहले भी वहां पर कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर जनता का ध्यान किस तरफ भटकाना है वो राजनीतिक पार्टियां अच्छे से जानती हैं। जैसा कि हमने महाराष्ट्र में अभी देखा, महाराष्ट्र में एक कल से न्यूज़ चल रही है कि जो शरद पवार गुट की जो नेता हैं सुप्रिया सुले और जो कांग्रेस के नेता हैं
नाना पटोले, उन पर एक आरोप लगाया गया है पूर्व आईपीएस अधिकारी की तरफ से, जिनका नाम है रविंद्रनाथ पाटिल। उन्होंने आरोप लगाया है कि क्रिप्टो करेंसी घोटाले में इन दोनों का हाथ है, ये दोनों शामिल हैं। और वहीं पर बात करें शरद पवार की, तो शरद पवार ने इस पर प्रहार करते हुए कहा कि आप उस व्यक्ति की बात सुन रहे हैं जो कई टाइम तक जेल में था। और उन्होंने भाजपा पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे लोगों को उस टाइम पर सामने लेकर आती है क्योंकि उनको खुद पर भरोसा नहीं है। उनको जब उन्होंने देखा कि हम हार रहे हैं तो वो इस तरह से आरोप लगाते हैं। वहीं पर आपको बता दें कि परसों या तरसों से एक न्यूज़ चल रही है कि जो महायुति के एक नेता हैं विनोद तावड़े, उन पर एक आरोप लगाया गया था। उनकी वीडियो भी वायरल हुई थी कि उन्होंने उनको कैश बांटते हुए देखा गया था। हालांकि उन्होंने क्लियर करते हुए कहा कि मैं तो पर्ची बांट रहा था। और वहां पर जो विपक्षी नेता है उन्होंने कहा कि अगर आपको पर्ची बांटनी थी, पर्ची बांटने की क्या तुक ही निकलती है? जब आप जनता से सीधा सीधा उनसे मुखातिब हो सकते हैं तो आपको पर्ची बांटने की क्या ज़रूरत है? देखिए, महाराष्ट्र वोटिंग में जिस तरह आपने बोला कि ये जो हैं तावड़े, विनोद तावड़े, इन पे कल इनकी वीडियो भी वायरल हुई थी जी। और इनके हाथ में भी कैश देखा गया था और वहाँ पे ये कैश बांट रहे थे। और उसके बाद हंगामा हुआ। जो वहाँ पे जिसका कैंडिडेट था जिस पार्टी का, उसने वहाँ पे हंगामा किया। उसके बाद फिर बीजेपी ने इसको लेकर के उतनी चीज़ें कहीं ना कहीं छुपाई हैं। और अभी जो आप जिनको बोलते हैं सो कॉल मीडिया, उनकी तरफ से एक वीडियो वायरल किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि उस नेता ने, विनोद तावड़े जो बीजेपी के महासचिव भी हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं भाई, ये सिर्फ ऐसे ही षड्यंत्र रचा गया था हमारे खिलाफ। और जिसपे क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जो है बीजेपी के बड़े लीडर माने जाते हैं, देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बोला कि ये सब उनको फंसाने के लिए किया गया है। लेकिन बीजेपी मतलब सबसे साफ पार्टी है। बीजेपी जो करती है वो बड़ा अच्छा करती है। और अगर यही किसी और उसके मतलब जो वहाँ पे अपोजिशन में है, उनके किसी भी लीडर के पास इस तरह की चीज़ें पाई जाती तो आप समझ सकती हैं उसके बाद क्या हो जाता जी। वहीं जिस तरह से इस वक्त आपने बोला कि सुप्रिया सुले पे जो आरोप लगाए गए हैं, उसके बाद फिर संजय राउत की भी एक प्रतिक्रिया आई है। संजय राउत ने कहा है कि भाई ये सिर्फ क्या बोलते हैं, विनोद तावड़े के जो उन्होंने कांड किया है, उस कांड से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों को अपनाया जा रहा है कि जनता जो है इनको विलेन समझे, वो हीरो के हीरो ही रहें। तो ये हालांकि बीजेपी की बड़ी वो रहती है, क्या बोलते हैं, रणनीति रहती है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो फौरन से अपोजिशन लीडर पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि झारखंड में इलेक्शन हो रहा था उसी दिन, और उसी दिन नरेंद्र मोदी बिहार में पटना में एक उसका वो कर रहे थे, शिलान्यास कर रहे थे एम्स का। हाँ, एम्स का, बिल्कुल। अब जिस तरह से जैसे ही कांग्रेस या कोई भी अपोजिशन पार्टी वहां कुछ बोलना चाहती, उससे पहले ही बीजेपी ने जो है कांग्रेस पे हमला करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया है, कांग्रेस पार्टी आज ये करी, कांग्रेस पार्टी आज वो करी। वो हर उस चीज़ पे पहले से पैनी नज़र बनाए रहते हैं कि इस पे हमारे खिलाफ कुछ चीज़ें हो सकती, तो इससे पहले हम इन पे हावी हो जाए। और इस तरह आपने अभी क्या बोलते हैं, विनोद तावड़े का जिक्र किया था, उसी बीच एक खबर और आई है कि वहाँ के क्या बोलते हैं, वो शिंदे गुट, बिल्कुल शिंदे गुट के सीनियर लीडर हैं, उनकी गाड़ी में भी, इनोवा कार में भी करोड़ रुपए बरामद हुए। उनका नाम है संजय निरुपम। और संजय निरुपम कुछ टाइम पहले तक जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते थे और वो इंडिया गठबंधन के लिए काफ़ी एक्टिव थे। फिर कुछ सीटों का मसला हुआ और उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो उसमें शामिल हो गए। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये दोनों लीडर, एक तो बीजेपी के महासचिव हैं और एक शिंदे गुट के नेता हैं, जो कि महाराष्ट्र में एक बड़े नेता, संजय निरुपम का नाम बड़े नेताओं के तौर पे इस्तेमाल होता है, वहाँ पे देखा जाता है। तो इन दोनों की गाड़ियों में मतलब सॉरी, ये जो है इनकी गाड़ी में पैसा मिला है। तो अब अगर यही काम कोई भी विपक्षी पार्टी का लीडर कर देता, किसी के पास से भी पैसे मिल जाते, तो उसमें कितना हो हल्ला हो सकता था वहाँ पे, ये आप समझ सकती हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी इन मामलों पे चुप है और बीजेपी जो है कहीं ना कहीं, जो अभी आपने बोला सुप्रिया सुले वाला मामला, वो उठा करके लोगों में एक ये मतलब लोगों के दिमाग में ये चीज़ डालना चाहती है कि नहीं, जो भी अच्छा काम करते वो हम करते हैं, जो भी बुरा काम होता है वो अपोजिशन लीडर्स करते हैं, और ख़ास करके कांग्रेस पार्टी। हालांकि सुप्रिया सुले पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं यासिर, इसका उन्होंने आंसर भी दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस शख्स ने मेरे पर ये जो आरोप लगाए हैं, पहली बात तो मैं उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करूंगी,
और दूसरी बात, उन्होंने जो मेरे से 5 सवाल पूछे हैं वो उनके मुताबिक ही पूछे जाएंगे और वो वक्त मुकर्रर कर दें, जगह मुकर्रर कर दें, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। और वहीं पर इस बारे में आज अजीत पवार से भी पूछा गया था, जो उनकी ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रही है जिसमें उन दोनों के बीच बातचीत चले, तो इस पर उन्होंने कहा अजीत पवार ने कि सुप्रिया सुले की बात करें तो वो मेरी बहन है और मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। जिस तरह से उनका जो लहजा है उसके आधार पर अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन अगर जांच चल रही है, स्पष्ट होता है कि कौन इसमें मुलविस है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। अब देखिए, जो आपने जो बोला है कि इस वक्त महाराष्ट्र में सिर्फ चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में सिर्फ आप एक दूसरे पे कटाक्षी कर सकते हैं, आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त अब आज जो है वो महाराष्ट्र की जो जनता है उसका दिन है। अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि आज जो है करीब 288 सीटों पे चुनाव हो रहा है और 4138 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला आज महाराष्ट्र की 9.70 करोड़ वोटर्स करेंगे। और यहाँ पे अब आज जो है वहाँ की आवाम जो है उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और इसीलिए वहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलें और वोटिंग करें। और जिस तरह से वहाँ की मतलब वहाँ पे जिस तरह से प्रचार किया बीजेपी ने और जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पे एक बयान दिया था, जिसके बाद महायुति ही नहीं बीजेपी के भी कुछ लीडर्स ने उससे अपना किनारा किया है। उन्होंने कहा है कि इस मतलब ये जो दिया गया नारा है, इस तरह के नारे हमारे यहाँ महाराष्ट्र में नहीं चलते हैं और अभी इस वक्त की जो बीजेपी है उससे कहीं ना कहीं जो सीनियर बीजेपी के लीडर्स हैं, जिस तरह से पंकजा मुंडे हैं, उनके जो बाप थे उनका 2014 में जैसे ही नरेंद्र मोदी बने थे प्रधानमंत्री, उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी डेथ हुई थी। उसके बाद से पंकजा मुंडे कहीं ना कहीं साइड हो गई थी, फिर वो एमएलसी बनी और उसके बाद फिर अब उनका ये बयान आया है कि इस तरह के बयानात हमारे यहाँ मतलब उनके हिसाब से महाराष्ट्र में दिए जाना सही नहीं है और महाराष्ट्र की आवाम जो है वो मतलब इन क्या बोलते हैं ये जो दिए जाते हैं बयान इनसे सही नहीं। वही अगर बात करें महायुति में, तो महायुति में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिस तरह से अभी हमने बोला कि योगी आदित्यनाथ के बयान के खिलाफ महायुति में भी है, जिस तरह से अजीत पवार ने भी इस क्या बोलते हैं इस बयान से अपना किनारा किया है कि हमारा वो नहीं है, हमारी विचारधारा अलग है। उसी तरह आज जो है कहीं ना कहीं जो वहाँ की एक मलिक फैमिली है जी, उनके लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि नवाब मलिक और उनकी बेटी ये दोनों आज चुनाव लड़ रहे हैं और इनके लिए आज वोटिंग हो ये मतलब इनकी सीटों पे भी आज वोटिंग हो रही है। और जिस तरह से बीजेपी के जो लीडर हैं, हालांकि वो क्या बोलते हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम भी हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये बात बोली थी कि भाई हमने तो मना किया था कि इनको टिकट ना दिया जाए, लेकिन इनको भी टिकट दिया गया, नवाब मलिक को भी और उनकी बेटी को भी। इस पे नवाब मलिक ने फिर अपना एक क्या बोलते पलटवार किया, तो उन्होंने कहा था बीजेपी के जो लीडर्स ये बोल रहे हैं कि मेरे तार जो हैं दाऊद इब्राहिम से जुड़े हुए हैं, हम उन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एक होता है ना कि आपको धक्का दे के गाड़ी एक चलाई जा रही है जी। और मतलब उस गाड़ी में कई सारी ऐसी चीजें भी हैं जो कि नहीं चल सकती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें धक्का दे करके चलाया जा रहा है। और जिस तरह से आज महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है, तो महाराष्ट्र में एमवी और महायुति दोनों को कहीं ना कहीं अपने क्या बोलते हैं एक उसमें सिर्फ जीतना ही मकसद नहीं है जी। वहाँ पे सियासी लड़ाई को जो मतलब एक पार्टी है जिसको टूट करके दूसरी पार्टी बनाई गई, जिस तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, शिंदे ने अपना गुट बनाया और फिर उसको उसका चुनाव चिन्ह नाम मिल गया। इसी तरह जो वो थी क्या बोलते हैं दूसरी पार्टी एनसीपी को तोड़ा गया, शरद पवार की पार्टी को तोड़ करके अजीत पवार ने अपनी पार्टी बनाई। तो इन सब के लिए भी कहीं ना कहीं एक क्या बोलते हैं जो गुस्सा है इनका उसको भी बाहर निकालना है। और अब जब ये आएगा रिजल्ट उसके बाद काफ़ी चीज़ें सामने आ सकती हैं। और जिस तरह से अभी कहा जा रहा है कि अजीत पवार का रुख जो है वो कहीं ना कहीं शरद पवार के लिए नरम हुआ है इस इलेक्शन में, तो हो सकता है कि अजीत पवार भी उसके बाद अगर यहाँ से कुछ मामला ठीक नहीं होते हैं तो शायद वो वहाँ जा सकते हैं।
जी, आपने जो बात बोली यासिर की महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो बता दें कि आज अजीत पवार से एक मीडिया रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि सीएम फेस कौन हो सकता है महायुति में, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि जिसके एमएलए ज़्यादा होंगे वही सीएम फेस होगा महायुति में। जी, महायुति में। और वहीं पर एमवीए की बात करें तो कुछ टाइम पहले भी उनसे यही क्वेश्चन किया गया था। बहरहाल उनके जो नेता हैं उन्होंने बोला था कि सीएम फेस का दावेदार वही होगा जिसके बहुत ज़्यादा वोटिंग होगी, जो वोट पड़े होंगे वही सीएम पद का दावेदार होगा। तो इस तरीके से जो भाजपा है और जो दूसरे नेता हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो हमेशा एमवीए पर आरोप लगाते रहते हैं कि इनमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो वहीं पर बात करें उनके अपने गठबंधन की, तो उनके अपने गठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और एक खबर सामने आ रही है झारखंड से कि झारखंड में दूसरे चरण का जो आज चुनाव हो रहा है, वहाँ पर भारी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं चुनाव वोट डालने के लिए अपने। और वहीं पर एक खबर सामने आई है कि जो भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे ने, उन्होंने एक ट्वीट कर जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव आयोग मधुपुर विधानसभा के बूथ नंबर 111 के मतदान पदाधिकारी को जेएमएम के पक्ष में मतदान कराने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि ये जो पक्ष में जो चुनाव हो रहे हैं, ऐसी ये खबर यूपी से भी सामने आ रही है कि यूपी में जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर एक जगह है कुंदर की आई थिंक, तो वहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है और वहाँ पर लोगों ने हंगामा भी करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कुंदरकी में जिस तरह की चीज़ें सामने आई थी हालांकि पहले ही कल ही ये चीज़ें बोल दी गई थी, उनकी तरफ से कहा गया था लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे, रास्ते बंद ना किए जाए, वोटर्स के आईडी जब्त ना किए जाएं, असली आईडी को नकली आईडी बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए, मतदान की गति जो है वो मतलब जो चल रही होती वही चलती रहनी चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। साथ ही एक चीज़ और बोली गई थी कि समय बर्बाद ना किया जाए, ज़रूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए, प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने, चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं, ये सपा ने कल बोला था। अब आज क्या हुआ कि कुंदरकी में वोटिंग हो रही थी, कुंदरकी में वोटिंग के टाइम पे कुछ लोगों के वही चीज़ हुई कि पुलिस वाले आईडी कार्ड चेक करने के लिए उनको रोक रहे थे, जिससे वहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई। उसके बाद फिर वहाँ के लोगों ने हंगामा किया तो पुलिस वालों ने उन्हें खदेड़ना शुरू किया। उसके बाद वहाँ पे ये भी खबर आ रही है कि पत्थरबाजी भी शुरू हो गई है, मतलब वहाँ पे पथराव भी हुआ है। तो ये चीज़ें आपको दिखाती हैं कि बीजेपी जहाँ जहाँ भी अपनी सीटों पे हार रही होती है वहाँ इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। पुलिस वाले वहाँ पे एज ए बिल्कुल क्या बोलते हैं वोट क्या बोलते हैं उसको, जो लोग वोट डलवाने आते हैं बिल्कुल क्या बोलते हैं निर्वाचन आयोग के अधिकारी बन के काम करते हैं वहाँ पे पुलिस वाले। उस वक्त पुलिस वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझ लेते हैं जिस वक्त वोटिंग हो रही होती है, हालांकि उनका काम उस जगह पे सिर्फ ये देखना होता है कि शांति से वोटिंग हो जी। लेकिन वो अपने आप को निर्वाचन अधिकारी समझ लेते हैं और वो सबके आईडी कार्ड चेक करते हैं। और क्या बोलते हैं अभी जो चीज़ कल भी बोली गई थी कि लोगों के जो खासकर मुस्लिम महिलाएं हैं उनका नकाब उठा के उनकी शक्ल देखी जाती है। तो ये चीज़ें आप वहाँ पे लेडी पुलिस लेके आइए, लेडी पुलिस देखेगी, जेंट्स पुलिस नहीं देखे तो ये चीज़ें सब सही हो जाएंगी। और जिस तरह से आज वहाँ पे वोटिंग हो रही है इसके लिए आपको ये भी बता दें कि इन 9 सीटों के लिए आरएसएस ने वहाँ पे जो है ज़मीनी स्तर पे काम किया है। और जिस तरह से बीजेपी कहती है कि एमबीए को जो है उलमाओं का सपोर्ट मिल रहा है, अगर ये देखा जाए तो फिर आपको बाबाओं का सपोर्ट मिलता है, आपको आरएसएस सपोर्ट कर रही है जी। आरएसएस आपके साथ मीटिंग कर रही है और आरएसएस ये कह रही है कि हम आपके लिए ज़मीनी स्तर से काम करना शुरू करेंगे, हम लोगों के पास जाएंगे, घर घर जाएंगे और वहाँ पे हिंदुत्व को लेकर के अपने बयान जारी करेंगे कि सब हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। लेकिन जब किसी और पार्टी का या किसी कैंडिडेट का क्या बोलते उसको प्रचार जो है कोई भी मुसलमान कोई भी धर्मगुरु कर देते, उलमा कर देते हैं, तो उस पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपकी पार्टी का आपको वोट दिलाने के लिए मुस्लिम उलमा जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। तो जिस कैंडिडेट है या जो पार्टी उसको भी ये क्लियर करना चाहिए कि भाई ऐसी चीज़ें हैं तो आप भी अपनी आरएसएस की जो विंग है उसको बाहर रखिए। चुनाव के वक्त में आपने भी ये देखा होगा कि कई सारे ऐसे बाबा हैं जो उचक के सामने आ जाते हैं इलेक्शन के वक्त में, जब कहीं इलेक्शन हो रहा होता है।
आरएसएस काफी एक्टिव हो जाती है जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं जी। तो आरएसएस को अगर आप कहते हो कि वो कोई राजनीतिक दल वगैरह नहीं है तो वो क्यों इतना एक्टिव हो जाती है जी। अगर आप इन सब चीजों पे लगाम लगाएंगे तो शायद इधर भी लगाम लग जाए, लेकिन आप वो नहीं कर सकते क्योंकि आरएसएस के इशारे पे बीजेपी काम करती है। जो भी आरएसएस कहेगी उसको बीजेपी को मानना पड़ेगा। रीजन है कि भाई वहां से अगर कुछ भी आदेश आएगा तो हम हट सकते हैं। जिस तरह से इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन फिर भी ये भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो मोहन भागवत से कम ही माने जाते हैं, क्योंकि मोहन भागवत जो है वो आरएसएस के संचालक हैं। उसके बाद फिर अब इस देश में एक और नई वो शुरू हुई है कि इस देश में जो भी जितना मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा उसको उतना ज़्यादा प्रमोशन मिलेगा बीजेपी में। अगर आप मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको मतलब जो पार्टी बीजेपी उसमें आपको अच्छे पोस्ट मिलते जाएंगे, लेकिन जैसे ही आपने मतलब इन लोगों के बारे में बोलना कम किया तो कहीं ना कहीं आपको साइडलाइन कर दिया जाएगा। यासिर, इस वक्त वोट जिहाद की चर्चा बहुत ही चल रही है। हालांकि पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से वोट जिहाद की चर्चा चल रही है, जैसा कि आपने एक जिक्र किया कि उलेमा जो है एमवीए के लिए वोट की मांग कर रहे हैं कि आप एमवीए को वोट दें। हालांकि जो एमवीए है उन्होंने इस तरीके से कोई भी क्लियर नहीं किया है, लेकिन वहीं पर कुछ बाबा हैं, कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि एक तरफ जब एमवीए के लिए जो उलेमा है वो सामने आ सकते हैं तो हम भी भाजपा के लिए सामने आएंगे। हमने भाजपा, हम अपने जो लोग हैं उनको कहेंगे कि वो भाजपा को वोट दें। तो वहीं पर आज एक कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि भाजपा इस तरीके से काम करके, जिस तरह से विनोद तावड़े का एक जो केस सामने आया, उन्होंने जो कैश बांटा है लोगों में, वहीं पर उन्होंने कहा कि भाजपा इस तरह से वोट जिहाद कर रही है। भाजपा वोट जिहाद करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाती है और भाजपा को लेकर के हर इंसान कहीं ना कहीं डरा रहता है। जिस तरह मैंने बोला कि अभी आप मतलब कल जो विनोद तावड़े वाला केस हुआ है उसके बाद ही उन्होंने सुप्रिया सूले वाला केस उठा दिया, तो उस केस को दबाने के लिए उठाया। संजय निरुपम वाली जो न्यूज़ थी उसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। वहीं इस बीच एक खबर और आई है दिल्ली से कि दिल्ली में बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से जो क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। और अब दिल्ली के जो क्या बोलते गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 50% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वो जो हैं क्या बोलते हैं ऑफिस नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ गया है। और वहीं 12th तक के लिए ऑनलाइन क्या बोलते हैं वो होंगी क्लासेस जी। और इस बीच दिल्ली में जो हालात हैं उसको लेकर के बीजेपी काफ़ी एक्टिव है। उसको लेकर के आम आदमी पार्टी हर रोज़ सफाई देती रहती है कि भाई ये जो हैं दिल्ली के करीब करीब के जितने भी राज्य हैं या जिन राज्यों से हमारी सीमाएं जुड़ती हैं उनके जो इलाके हैं सीमाओं के पास वाले, वहाँ से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन इसको लेकर के ये रिदा आप भी कल बोल रही थी, इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये लगता है कि आम आदमी पार्टी इतनी सीरियस है नहीं। जिस तरह से आप देखें कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिनके कुछ वो होते हैं शहर जिनमें इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन वहाँ पे उस पर जल्दी कंट्रोल पा लिया जाता है। तो दिल्ली सरकार उस पर कंट्रोल क्यों नहीं पा रही है? दिल्ली सरकार हर चीज़ में ये बोलती है कि भाई हमारे यहाँ ये चीज़ें, हमारे यहाँ वो चीज़ें हैं। कल ही एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उसमें बोला गया है कि इस वक्त के जो दिल्ली के हालात हैं उसमें इंसान की क्या बोलते हैं जो वो है ज़िंदगी है वो 10 साल कम हो रही है। और आप एक दिन में 50 से ज़्यादा सिगरेट पीने जैसा महसूस करें अगर आप इस वक्त दिल्ली में हैं। अब ये बताएं कि कोई इंसान घर से बाहर क्यों नहीं निकलेगा? भाई हर इंसान को वर्क फ्रॉम होम वाला वो नहीं मिलती, फैसिलिटी नहीं मिलती है। मजदूरी भी करते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के काम भी चले, हर इंसान नहीं कर पाता। लेकिन आपको सत्ता मिल गई है, आप बैठे हुए हैं सत्ता पे और उस सत्ता में आप अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। फिर अगर बीजेपी वहाँ पे आकर के कुछ बोलती तो आप कहते हैं बीजेपी हमें काम नहीं करने देती। अरे बीजेपी काम नहीं करने देती, आप तो काम कीजिए, इन चीज़ों पे तो काम कीजिए। आपकी यमुना जो है वो क्या बोलते गंदी हुई पड़ी, वो झाग बना हुआ है पूरा उसमें, और दिल्ली में रहना लाइक गैस चैम्बर में आप रह रहे हैं। ये सारी चीज़ों पे जब भी बात होती है तो आम आदमी पार्टी यही कहती है कि यहाँ की जो क्या बोलते हैं बीजेपी सरकार, यहाँ की जो बीजेपी है वो हमें मतलब काम नहीं करने देना चाहती, केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देना चाहती।
यही बोलते हुए कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया था कि ये जो है सिर्फ केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ते रहते हैं, उस दौरान अगर ये लड़ाई ना लड़ें और अपने काम पर ध्यान दें तो शायद काम ज़्यादा हो जाएगा। और दिल्ली के अवाम भी यही देख रही है। और इस बार का जो इलेक्शंस होंगे दिल्ली में, उसमें शायद आम आदमी पार्टी के लिए जीतना इतना इजी नहीं हो। हालांकि आम आदमी पार्टी जो है वो इमोशनल कार्ड बहुत खेलती है। लेकिन जनता तो समझ चुकी है सर, कितना भी वो इमोशनल कार्ड को खेल रही, क्योंकि भाई जनता के हित में जो फैसले नहीं जा रहे हैं, जनता के हित के लिए काम नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों से लोग जाकर दिल्ली में रह रहे हैं और वो इस तरीके के हालातों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मुहाल हो रहा है। खैर वो तो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन जो दिल्ली के लोग हैं, जो वहीं के लोग हैं, तो वहाँ पर उन लोग के लिए रहना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनको तो वहीं पर रहना है। और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ की सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। जैसा कि आपने बोला कि प्रदूषण वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है, 700 के पार जो है AQI जा रहा है, और वहाँ पर लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके फेफड़े ख़राब हो रहे हैं उस प्रदूषण के कारण। लेकिन दिल्ली की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उनमें अपने आप को भुनाने की कोशिश कर रही है, और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सारे इल्ज़ाम लगा के कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि आप जनता के जान के साथ, उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और जैसा कि आपने कैलाश गहलोत का जिक्र किया, कैलाश गहलोत ने यही कहते हुए पार्टी छोड़ी कि आम आदमी पार्टी जो है कुछ भी नहीं कर पा रही है, वो केंद्र सरकार से झगड़े के कारण वो जनता के हितों के लिए काम नहीं कर पा रही और अपना वक्त बर्बाद कर रही है। वहीं पर विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उस समय से काफ़ी लोगों ने उनकी पार्टी भी छोड़ी है, लेकिन भाजपा में जाने के बाद यासिर वो कोई ख़ास मुकाम भी हासिल नहीं कर पाए हैं। देखिए, अब भाजपा में गए हैं वो और अभी पहुंचे हैं, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं मिलती हैं। और फिर आपको भी ये चीज़ पता है कि जब भाजपा में कोई जाने वाला होता है या चला जाता है तो 1-2 दिन आपकी बहुत इज्जत होती है जी। देन उसके बाद फिर आप कहीं ना कहीं साइड कर दिए जाते हैं। जिस तरह से चंपई सोरेन जब गए थे भाजपा में, जो कि झारखंड में CM थे, और फिर वो उनको ये लगा कि हमारी इज्जत नहीं हो रही यहाँ पे, तो वो जो हैं चले गए बीजेपी में। और उसमें जाने के लिए, बीजेपी में जाने से पहले उन्होंने बोला कि मैंने बहुत गहन सोच विचार की, उसके बाद ये लगा मुझे कि देश में जो है क्या बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में देश बहुत तरक्की कर रहा है, और इसके बाद फिर हमने बीजेपी में जाना सही समझा। और उसके बाद आप देखिए कि वो नज़र नहीं आते हैं। खैर इलेक्शन का माहौल था तो वो इस बीच 2-3 बार नज़र आ भी गए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन में अगर वहाँ पे क्या बोलते हैं JMM के गठबंधन वाली जो कांग्रेस की सरकार है वो जब जीत जाएगी तो ये नज़र आएंगे ज़्यादा। अब जिस तरह से आपने बोला कि कैलाश गहलोत अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, कैलाश गहलोत अभी जो हैं वो सब चीज़ें छोड़ करके गए हैं, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा रिलैक्स भी महसूस कर रहे होंगे कि मैं उन चीज़ों से बाहर आ गया हूँ। और जिस तरह से लोग समझते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है या अरविंद केजरीवाल जो हैं वो बहुत सही काम करते हैं, तो आपको भी ये चीज़ें पता है कि अरविंद केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेलते हैं। जिस तरह से जब वो जेल गए तो उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, जेल से आने के बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, और वो जेल से आने की उनकी टाइमिंग में भी कहीं ना कहीं एक वो रहता, क्वेश्चन मार्क रहता कि इलेक्शन में जब हो रहे थे हरियाणा में उसी दौरान उनको बाहर किया गया, तो ये भी कहीं ना कहीं एक मतलब वो है, क्वेश्चन मार्क है इसमें। और किस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ होता तो हरियाणा में जो सूरत हाल है वो चेंज होता, और अगर हरियाणा में सूरत हाल चेंज होता, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होता, तो शायद कैलाश गहलोत जो है वो पार्टी छोड़ के नहीं गए होते। तो ये सारी चीज़ें एक ही फ्रेम में आती हैं कि आम आदमी पार्टी की गलतियां होती हैं कुछ, और वो जो है हर बार इमोशनल कार्ड खेलते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को टक्कर दे सकता है। हालांकि जिस रोड से ये सत्ता में आए हैं, राजनीति में आए, उस रोड पे भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई थी कि किस वजह से सत्ता, मतलब किस वजह से राजनीति में आए और फिर किसका सपोर्ट था, ये बहुत लंबी बहस है। लेकिन इस वक्त जो है दिल्ली के जो हालात है उस पर अगर बात करें तो दिल्ली में इस वक्त आपका रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और दिल्ली नहीं, NCR में कई जितनी भी चीज़ें आती हैं, यहाँ तक कि आगरा तक, यूपी के भी कई इलाकों में इस तरह के हालात बने हुए हैं कि मतलब लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, लोगों की आंखों में जलन पैदा हो जा रही जब वो बाहर निकल रहे हैं। तो इसके लिए चाहे वो
अब दिल्ली इसका हब बना हुआ है तो फोकस दिल्ली पे रहता है, लेकिन और भी जो राज्य हैं आजू बाजू के उनको भी इस पे काम करना चाहिए। जी। यूपी की बात करें तो यूपी में ये जो उपचुनाव हो रहे हैं उसको लेकर जो जिस तरह की धांधली की बात सामने आ रही है कि वहाँ पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, तो वहीं पर सपा के जो प्रमुख हैं, जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जाँच करने की मांग भी की है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं जो भाजपा है उनके हित में काम कर रहा है। वहीं पर झारखंड की बात करें तो झारखंड में इस वक्त दूसरे चरण के चुनाव की वोटिंग हो रही है और वहीं पर शिवराज सिंह चौहान हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने झारखंड में कहा है कि झारखंड में रोटी बेटी और माटी संकट में है, इसीलिए आप भाजपा को वोट देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि भाजपा यहां पर जीतेगी। और वहीं पर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी भाजपा पूरे दिलो जान के साथ लगी हुई है, चाह रही है कि भाजपा यहां पर आए और उनका दावा भी है कि भाजपा यहां पर आएगी। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे कि जनता ने आखिर किसको पसंद किया है। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए अहम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।